हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सरफराज अंसारी और आज हम लेकर आए हैं संसाधन और विकास क्लास 10th की ज्योग्राफी की सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है बेसिकली। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने इस चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ ऑलरेडी। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि इस लेक्चर सीरीज़ का सभी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को लाभ मिले। अगर आप दूसरे बोर्ड से भी हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज़ ये एनसीईआरटी से रिलेट करके हम ये कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं आप सभी को। ठीक है। सो इसमें हमारा ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने संसाधन की परिभाषा और संसाधन के सभी प्रकारों के बारे में बात कर रखा है। ठीक है। सो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे संसाधनों के विकास के बारे में। ठीक है ना, संसाधन के विकास के बारे में। ठीक है, संसाधनों का विकास। क्लियर है? ठीक है। तो किस प्रकार से संसाधन का डेवलपमेंट होना चाहिए और एक व्यक्ति के जीवन के विकास के साथ साथ समाज के विकास के साथ साथ किस प्रकार संसाधन का भी डेवलपमेंट या विकास किया जाए जिससे कि हमारे पर्यावरण को क्षति न हो बच्चों। ठीक है, ऐसा न हो कि इस दुनिया में आगे बढ़ने के चक्कर में पर्यावरण प्रदूषित हो जाए और कहीं न कहीं हमें जिस चीज़ की समस्या अभी नहीं है या धीरे धीरे अब देखने को मिल रहा है कि पर्यावरण धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है, और जिससे कि पृथ्वी पर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पृथ्वी का आधा हिस्सा थोड़ा शुद्ध है और ये हिस्सा क्या है, दूषित हो गया है। तो ये चीज़ें अगर हम लोग पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा कर भी अपना विकास करने का प्रयास करें तो ये चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है। सो इस लेक्चर सीरीज़ में यही हम जानने वाले हैं कि मनुष्य का विकास तो हो, समाज का विकास तो हो, देश या दुनिया का विकास तो हो, बट पर्यावरण को क्षति पहुंचा के न हो। ठीक है। सो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सतत पोषणीय विकास ये क्या होता है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास। क्लियर है कि विकास कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, बट पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के ये भी ठीक नहीं है, एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं सतत पोषणीय विकास बेसिकली है क्या। ये क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये सवाल आ सकता है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, उल्लेख कीजिए। ठीक है। सो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। जब विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होता है तो उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है बच्चों, सतत पोषणीय विकास कहा जाता है कि मतलब विकास तो हो बट पर्यावरण को क्षति पहुंचा के न हो। मतलब ऐसा न हो कि आप सड़क बनाने के लिए एक बड़ी योजना के तहत, प्लान के तहत सड़क बनाने के लिए आप चल रहे हैं और उस सड़क को बनाने में बहुत ज़्यादा पेड़ की कटाई हो या बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो, तो ये विकास तो है, बट पर्यावरण का नुकसान भी एक प्रकार का मनुष्य के आवास या मनुष्य के जीवन को तो प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इस पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य, हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। आपको पता है कि पेड़ पौधे मनुष्य पर निर्भर होते हैं, अर्थात जीवों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जीवों के क्रियाक्रम से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और मनुष्य पेड़ पौधों पर निर्भर है ऑक्सीजन के लिए। सो पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है, निर्भर है। सो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी देश के अंदर विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो वो पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचा के हो रहा है तो उसे हम सतत पोषणीय विकास नहीं कहेंगे। क्लियर है ना? ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास क्या है कि जब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास होता है उसे हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है दुनिया में या ब्रह्मांड में या सौरमंडल में जिसपे जीवन मतलब संभव है या रह रहे हैं हम लोग। ठीक ना, बाकी ऐसा कोई अभी ग्रह नहीं है, प्लेनेट नहीं है जिस पे मनुष्य अपना जीवन गुजार सके या रह सके। सो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम विकास के होड़ में
कहीं ऐसा तो ना हो कि पृथ्वी को हम लोग इतना दूषित कर दें कि आने वाले फ्यूचर में या आने वाले पीढ़ियों के लिए ये रहने योग्य ना हो। ठीक है ना? तो ये सतत पोषणीय विकास है, विकास हो बट पर्यावरण को क्षति पहुंचा करके न हो। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। मतलब इस पीढ़ी को विकास की सीढ़ी चढ़ाने के लिए कहीं ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई सीढ़ी ही ना बचे, मतलब कुछ ऐसा रिसोर्स ही ना बचे जो आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर पाए। सो विकास के इस दौड़ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्तमान में विकास के चक्कर में जो भावी पीढ़ियां हैं, जो फ्यूचर है हमारी आने वाले टाइम में, जिनका जन्म अभी नहीं हुआ है या जो बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए हम क्या छोड़ के इस अर्थ पे जाएंगे, उनके लिए कितना हम अर्थ को सही स्ट्रक्चर देकर जाएंगे, ये डिपेंड करता है, आज के वर्तमान पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि जल का दोहन इतना ज़्यादा हो कि आने वाले पीढ़ियों के लिए जल की कमी हो जाए। ठीक है? तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, नहीं तो पृथ्वी की जो हुलिया है वो आने वाले टाइम में ऐसे ही हो सकती है या धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि पर्यावरण का तो कोई ख्याल नहीं रख रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट को एक अलग से सिलेबस में इन्वॉल्व किया। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में या एकेडमिक क्लासेस में इन्वायरमेंट कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। ठीक है? जैसे आपकी ज्योग्राफी में ये इंक्लूड है। ठीक है? तो इन्वायरमेंट पढ़ाया तो जा रहा है बट उसको प्रैक्टिकली लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सतत पोषणीय विकास, आप ये वीडियो को पॉज करके बच्चों, ये स्लाइड में जो मैंने लिख रखा है इसको आप नोट डाउन भी करते चलिए, तभी आप इस वीडियो का, इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे। ठीक है? सिर्फ आप देख करके इसको छोड़ देंगे तो ये फिर ठीक नहीं है। ठीक है? आपको देखना है, नोट डाउन करना है और बार बार उसका रिवीजन करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं संसाधनों के विकास के अगली श्रृंखला में पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है? पृथ्वी सम्मेलन होता है तो पहला ही सवाल बनेगा कि भाई पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। ठीक है? या क्यों हुआ, सवाल ये उठता है क्यों हुआ। तो आगे अभी हम इसके फीचर्स देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, बट सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ। तो बच्चों आप याद रखेंगे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, 1992 में ब्राज़ील में एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में अवस्थित है। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में इसका क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें इस बात की चर्चा की गई कि किस प्रकार विकास हो जिससे कि पृथ्वी का, कम से कम पृथ्वी का नुकसान न हो, पर्यावरण प्रदूषण न बढ़े। ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे ये दो पॉइंट कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बनेगा, फिक्स है यहाँ से आपके एग्जाम में, कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। क्लियर है? और कहाँ हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जेनेरो। 2015 का शायद ओलंपिक गेम ना यहीं पे हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। ठीक है? तो आप एक जनरल नॉलेज भी याद रखेंगे। 100 से अधिक 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिए थे। मतलब 1992 में पृथ्वी सम्मेलन पहली बार हुआ था। पर्यावरणविदों ने, दुनिया के जानकारों ने इस बात की चिंता जताई कि भाई पृथ्वी पर विकास तो हो रहा है लेकिन एक सिरे से पृथ्वी का विनाश भी हम कर रहे हैं। अर्थात पृथ्वी को कहीं ऐसा न किया जाए कि अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया जाए कि पृथ्वी रहने के योग्य न बचे। तो इस चिंता को लेकर के, इस सवाल को लेकर के 1992 में ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन पहला किया गया, जिसमें आप ध्यान रखेंगे 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े बड़े देश भाग लिए। ठीक है? पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया। पहली बात कि पर्यावरण का किस प्रकार संरक्षण किया जाए,
जो एक राष्ट्र या देश की सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्या है उसका कैसे सॉल्यूशन ढूंढा जाए। मतलब इसमें इस बात की भी चर्चा की गई कि किस प्रकार एक देश या एक राष्ट्र का विकास तेजी से हो सके, चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया गया इस सम्मेलन में। ओके, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। मतलब वहाँ जो 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चों इकट्ठा हुए थे, उनसे ये शपथ भी लिया, मतलब कराया गया, या आप कह लीजिए कि बाकायदे उनसे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया कि आप अपने मुल्क या अपने देश में किसी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो डेवलपमेंट के नाम पर पर्यावरण का दोहन हो या पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए। तो इस बात की घोषणा की गई और वहाँ पर उनसे हस्ताक्षर भी कराया गया। जैव विविधता क्या चीज़ है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली अलग अलग प्रजातियाँ, चाहे वो जीव जंतुओं की हो चाहे वो पेड़ पौधों की हो। तो जैव विविधता का इंग्लिश होता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का मतलब बच्चों ये होता है कि एक क्षेत्र विशेष में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों का पाया जाना ही उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाता है या उस देश की जैव विविधता कहलाता है। अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो एक अगर बाग में अगर कई प्रकार के फूल हैं तो वहाँ कहा जाएगा कि फूलों की प्रजातियों में जैव विविधता है, अर्थात अलग अलग प्रकार के फूल हैं। क्योंकि हर जीव एक दूसरे जीव पर निर्भर है। अगर एक जीव की विलुप्तता के कागार पे आएगा तो उसके कारण दूसरे जीव भी विलुप्त होंगे और एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य इस प्रक्रम से प्रभावित हो जाएगा। सो इस सम्मेलन में इस बात का भी ध्यान रखा गया, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ, इस बात का भी ध्यान रखा गया बच्चों कि जैव विविधता को नुकसान न हो और जो भूमंडलीकरण जलवायु परिवर्तन है इसको भी हम लोग बनाए रखें, ठीक है। इस पे घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुआ बाकायदे 100 राष्ट्राध्यक्षों से, ठीक है। अगला इसी पृथ्वी सम्मेलन में एक और निर्णय लिया गया, सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दिया गया। अभी एजेंडा 21 हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि एक देश या एक समाज को मतलब लगातार वो विकास भी करना चाहता है, वो चाहता है कि हम विकास करें, बट सवाल एक ये भी उठता है कि आप विकास के दौर में या इस विकास की आंधी में आप पर्यावरण को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखने के लिए, ताकि सतत पोषणीय विकास भी हो, ठीक है, और पर्यावरण का माने विकास भी ज़्यादा हो और पर्यावरण का दोहन भी कम हो, ठीक है ना। विकास तो हो लेकिन पर्यावरण क्या हो, दोहन कम हो। तो यहाँ पे एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली कि आप एजेंडा 21 लेकर आइए और इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज पहुँचाया जाए जिससे कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी रक्षा हो, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्लियर है, आपको समझ में आया कि पृथ्वी सम्मेलन क्या था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष भाग लिए। इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने का प्रयास किया गया, या जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पे हस्ताक्षर हुआ और एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली एजेंडा 21 चलाने के लिए। ये आपका था संसाधन के विकास का ये लास्ट हेडिंग है, मतलब इस चैप्टर का नहीं है, संसाधन का विकास जो है उसका ये लास्ट हेडिंग एजेंडा 21। और बच्चों एक चीज़ क्लियर है, या तो ऑब्जेक्टिव बने या आपका 1 नंबर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बने, ये फिक्स है। तो आप इसको हल्के में ना लें, नोट्स भी बनाते रहें और साथ साथ आप मेरे साथ साथ इसको समझते भी चलें, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं,
हम उसको अगले क्लास में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। या आप अगर आप इस चीज़ को इस नोट्स को लेना भी चाहते हैं तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी बेसिकली मेरे नाम से ही सरफराज अंसारी जो चैनल का नाम है हमारा। ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ के आप लगभग में 3 सब्जेक्ट्स का नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे कुछ दिनों में। अभी ये हम लोग डिजिटल नोट्स है, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स भी प्रयास करेंगे कि बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, जिसमें और शॉर्ट नोट्स बनाया जाएगा जिससे कि एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में आप तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं एजेंडा 21 कि एजेंडा 21 क्या है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहली बात आता है निकल के बच्चों कि इसका उद्देश्य क्या था। इस एजेंड जिसे नहीं कहते हैं कि इस बार का एजेंडा क्या है। इलेक्शन आता है या कोई भी चीज़ आता है तो एक बार उस पहल को शुरू करने वाले व्यक्ति से एक सवाल पूछा जाता है कि भाई एजेंडा क्या है इस चीज़ का। उसी प्रकार इसका नाम दिया गया एजेंडा 21। उद्देश्य था भूमंडलीय, उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। माने पूरे अर्थ पे सतत पोषणीय विकास हासिल करना, क्योंकि एक देश विशेष में अगर विकास हो रहा है और उसके नाम पे पृथ्वी पर प्रदूषण फैल रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो प्रदूषण उसी देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि उसके पड़ोसी देश तथा विश्व के सभी देश उस चीज़ से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक ना, अभी कुछ साल पहले कोरोना आया था, अभी तक तो वो कंफर्म नहीं हो पाया कि कोई वायरस की देन थी या कोई नेचुरल चीज़ थी या कोई प्राकृतिक चीज़ थी, बट ये बड़ा ख़तरनाक था। कोरोना का टाइम आपने भी महसूस किया होगा कि हम सभी घर में एकदम बंद थे और स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बंद थे, एक ऑनलाइन ही सहारा था। ठीक है, बच्चों को पढ़ने का। सो बुरा समय था, गुजर गया। अब हमें अपनी तैयारी इस अच्छे समय में अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि सर उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है आपका भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, मतलब विकास हो लेकिन पर्यावरण को क्षति पहुंचा करके ना हो। ठीक है, विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। इस एजेंडा 21 का जो थीम था, जो नारा था, जो उद्देश्य था कि अगर कोई देश गरीब है, सक्षम नहीं है, तो विश्व सहयोग से जो पर्यावरण में क्षति हो रही है उसको कम किया जाए, गरीबी जिस देश या राष्ट्र में उसे कम किया जाए और रोगों से निपटा जाए। क्योंकि जब तक समाज या मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वो सारे उसके करिकुलम फेल है, वो मतलब समझ लीजिए कि बेकार है। ठीक है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, सो ये पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े देश थे उनके ये सहयोग से ये किया गया। एजेंडा 21 में ये शपथ लिया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था भाई एजेंडा, ये सवाल बनेगा एजेंडा 21 क्या है। 2 नंबर में ये सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में बच्चों। ठीक है, सो मेन जो थीम था, मेन जो उद्देश्य था कि प्रत्येक, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत टाइप हो गया, प्रत्येक स्थानिक निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। मतलब यहाँ से ये बातें निकल के आ रही है कि प्रत्येक देश या प्रत्येक देश में राज्य या जिला या कहें तो छोटे स्थान लेवल से सब लोग अपने अपने देश या क्षेत्र विशेष के लिए कोई एक एजेंडा 21 क्या करें, वो लोग तय करें। एजेंडा 21, एजेंडा 21 सब लोग अपने अपने देश या क्षेत्र विशेष के लिए एजेंडा 21 मतलब तय करें और तय करके अपने उस गांव या शहर या राज्य या देश के स्तर पर ये पहल स्टार्ट करें, लोगों के मध्य जागरूकता फैलाए कि विकास के नाम पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाना बंद किया जाए। ठीक है, और ये एक वर्ल्ड लेवल पे नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र विशेष लेवल पे, राज्य लेवल पे, देश लेवल पे ये एजेंडा फैलाया जाए, जिससे कि बहुत तेज़ी से हम ये पर्यावरण क्षति आप कह सकते हैं या
जो हमने इसमें नोट कर रखा है, गरीबी आप कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं, इससे निपटारा पाया जा सकता है। सो गाइस, ये रहा हमारा संसाधन का विकास। इसमें हमने 3 चीज़ें देखा, ठीक है। सबसे पहला हमने देखा बेसिकली सतत पोषणीय विकास, ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या है। देन उसके बाद हमने देखा पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और लास्ट हमने देखा एजेंडा 21। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, पार्ट 4 लेकर आएंगे जल्दी ही, ठीक है। सो हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचाएँ